इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आती नजर आ रही है। बिहार में एनडीए को बड़ा झटका मिलता दिख रहा है। एग्जिट पोल में उसके पास से सत्ता जाती दिख रही है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार बना सकती है। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में महागठबंधन को 139 से 161 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एनडीए 100 के अंदर सिमट सकता है। एनडीए के खाते में 69 से 91 सीटें जा सकती है। वहीं एलजेपी को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। बिहार चुनाव में इस बार आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उसके बाद बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनती दिख रही है। एग्जिट पोल के अनुसार आरजेडी को 94 से 106 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं बीजेपी सिर्फ 38 से 50 सीटों पर सिमट सकती है। वहीं जेडीयू के 26 से 34 सीट पर सिमटने का अनुमान है। एग्जिट पोल में 44% लोगों ने तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री माना है। वहीं 35% लोगों ने नीतीश कुमार को, 3% ने सुशील कुमार मोदी को अगला सीएम माना है। 7% लोगों ने एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान को अगला मुख्यमंत्री माना है। एग्जिट पोल में महिला वोटर्स के बीच तेजस्वी यादव सबसे लोकप्रिय हैं। तेजस्वी यादव को 43% वोट मिले, नीतीश कुमार को 42% और चिराग पासवान को 7% वोट मिले हैं। अगर बिहार में गठबंधन को मिलने वाली वोट प्रतिशत की बात करें तो महागठबंधन को बड़ी बढ़त मिल रही है। एग्जिट पोल के अनुसार चुनाव में एनडीए को 39% वोट मिल सकते हैं, जबकि महागठबंधन को 44% वोट मिल सकते हैं। इनके अलावा चिराग पासवान के एलजेपी को 7%, जीडीएसएफ को 4% और अन्य को 5% वोट मिलता दिख रहा है। एग्जिट पोल में पाया गया कि बिहार में 42% लोगों ने विकास के मुद्दे पर वोट किया, वहीं 30% बेरोजगारी और 11% लोगों ने महंगाई के मुद्दे पर वोट डाला। एग्जिट पोल के परिणामों के मुताबिक यूपी उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ अपना दबदबा कायम रखने में कामयाब रहे। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक यूपी की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5 से 6 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी को 1 से 2 विधानसभा सीट पर जीत हासिल हो सकती है। वोट शेयर की बात करें तो एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में बीजेपी को 37% वोट हासिल हुए हैं, जबकि राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी एसपी को 27% वोट मिले हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात की 8 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को 6 से 7 सीटें हासिल हो सकती है। वहीं कांग्रेस को 0 से 1 सीट हासिल हो सकती है। ये कांग्रेस के लिए एक झटके से कम नहीं है, क्योंकि ये सीटें कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा देने की वजह से खाली हुई थी। वोट शेयर की बात करें तो उपचुनाव में बीजेपी को 49% वोट हासिल हुए हैं, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 40% ही वोट मिले हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव पर इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान की सरकार पूरी तरह से सेफ है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को गहरा झटका लगता नजर आ रहा है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक एमपी की 28 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 16 से 18 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस को 10 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। इस तरह से शिवराज सिंह चौहान अपनी सरकार को बचा ले जाएंगे, लेकिन कमलनाथ जिस तरह से दर्जन भर सीटें जीतने की स्थिति में है, इस तरह से सिंधिया समर्थक जो विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, उन्हें बड़ा झटका लग सकता है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान भले ही पहली पसंद हो, लेकिन कमलनाथ भी उनसे ज्यादा पीछे नहीं है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक एमपी के मुख्यमंत्री पद के लिए 46% लोग की पसंद शिवराज सिंह चौहान है, जबकि 43% लोगों की पसंद कमलनाथ है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों के लिए कल उपचुनाव के लिए मतदान हुए, जिसके परिणाम 10 नवम्बर को आएंगे। जम्मू कश्मीर के कई राजनीतिक दलों के गुपकार गठबंधन के नेताओं ने जम्मू में बैठक की। मीटिंग के बाद ऐलान किया कि गठबंधन एकजुट होकर जिला विकास परिषद के चुनाव में उतरेगा। अगले महीने ये चुनाव होने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के जम्मू स्थित आवास पर गुपकार गठबंधन के नेताओं के बीच हुई मुलाकात के बाद फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन और एमवाई तारिगामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक साथ मिलकर जिला विकास परिषद का चुनाव लड़ने का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में जारी अधिसूचना के मुताबिक डीडीसी के अलावा सरपंच और पंच के रिक्त पदों पर चुनाव 1 दिसंबर से 24 दिसंबर तक 8 चरणों में होंगे। पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन का गठन पिछले महीने हुआ था और जम्मू में अपनी पहली बैठक में डीडीसी चुनावों में भाग लेने का फैसला किया। बैठक के बाद गुपकार गठबंधन के प्रवक्ता सज्जाद लोन ने कहा कि हम जम्मू में पहली बार आए हैं, हमें यहाँ भी वही भावनाएं मिली हैं जो कश्मीर घाटी में है। यूपी में योगी सरकार पॉलिटेक्निक के छात्रों की भाषा पर पकड़ मजबूत कराने की तैयारी में है। योगी सरकार ने सूबे के 10 जिलों के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में लैंग्वेज लैब खोलने के लिए 175 लाख रुपए की मंजूरी दी है। इनमें राजकीय पॉलिटेक्निक इटावा, संजय गांधी पॉलिटेक्निक अमेठी, सावित्रीबाई फुले राजकीय पॉलिटेक्निक, आजमगढ़ कानपुर देहात, कौशाम्बी, श्रावस्ती, शामली, कुशीनगर, संत कबीर नगर और कासगंज में स्थापित MMIT शामिल है। हज के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज एक्शन प्लान 2021 जारी किया है, जिसके तहत बिना मेहरम हज यात्रा पर सऊदी अरब जाने वाली महिलाओं के लिए भी 500 सीटें आरक्षित की गई हैं। महिलाओं को 3-3 के ग्रुप में रखा जाएगा। इसके लिए आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 दिसंबर है। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए प्लान में कई महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं।
18 साल से कम और 65 साल से अधिक उम्र के लोग इस बार हज यात्रा पर नहीं जा सकेंगे। दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण और कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली सरकार की चिंताएं और बढ़ गई हैं। वहीं एनजीटी इसे संजीदगी से देख रही है। 7 से 30 नवंबर तक पटाखों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर कोर्ट ने कई राज्यों से रिपोर्ट मांगी है। वहीं पटाखा कारोबारी टेंशन में है। कोर्ट में हुई सुनवाई में कारोबारियों ने बैन न लगाए जाने को लेकर अपनी दलीलें दी और कोर्ट ने मामले को लेकर अपने तर्क दिए। दिल्ली में लगातार कोरोना के रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने उम्मीद जताई है कि अब कोरोना मामलों में गिरावट आ सकती है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि तीसरा पीक चल रहा है। पहला 23 जून को, दूसरा 17 सितंबर को और तीसरे पीक में अब 7000 केस सामने आए हैं, जिसके बाद केस में कमी आने की उम्मीद जताई गई है। कानपुर में मोबाइल लुटेरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में छात्रा से मोबाइल छीनकर भाग रहे आरोपियों को राहगीरों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आरोपी पर लोगों का गुस्सा निकल रहा है और पुलिस यहां तमाशबीन खड़ी देख रही है। लोगों ने पुलिस के सामने ही आरोपी को जमकर पीटा। पिटाई के बाद पुलिस आरोपी को अपने साथ ले गई और पूछताछ कर रही है कि इसके पहले आरोपियों ने कब कब कितनी वारदात को अंजाम दिया है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी कोतवाली क्षेत्र में एक युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग मिलकर एक शख्स को लाठी डंडों से पीट रहे हैं। युवक की पिटाई का ये वीडियो सोशल साइट पर वायरल है। हालांकि हम ऐसे किसी वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, मगर बताया जा रहा है कि यह शख्स गली के कुत्तों को पत्थर मारता था। इसी बात से नाराज लोगों ने इस शख्स को जमकर पीटा। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पर चाकू से जानलेवा हमला किया। प्रेमी के हमले में प्रेमिका बुरी तरह घायल हुई, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि मारपीट के दौरान प्रेमी भी चाकू से घायल हुआ, जिसका प्राथमिक उपचार के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि प्रेमिका की शादी कहीं और तय हो गई थी। इसी बात से प्रेमी नाराज था और इसीलिए गुस्से में उसने प्रेमिका पर जानलेवा हमला किया। उत्तराखंड के चमोली में भयानक सड़क हादसा हुआ है। यहां नेशनल हाईवे पर हुए भयानक सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस वाले रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। बताया जा रहा है कि कार सवार इसी खाई में गिरे और कार के परखच्चे उड़ गए। मध्य प्रदेश के सिवनी में पुलिस ने कत्ल के आरोप में एक महिला को उसके प्रेमी के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपों के मुताबिक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल किया और शव नाले में फेंक दिया। 2 दिन तक पत्नी ने चुप्पी साधे रखी। मौका देखकर पत्नी अपने परिवार के साथ वहीं पहुंची जहां शव फेंका था। पत्नी ने चालाकी से ये जताने की कोशिश की कि उसने शव यहां अभी देखा है। हालांकि पुलिस ने पड़ताल की तो सारी हकीकत खुल गई। पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के कैथल में पुलिस की बदसलूकी का मामला सामने आया है। आरोपों के मुताबिक पुलिस ने चेकिंग के दौरान हेलमेट न लगाने को लेकर एक शख्स को कबूतर चौक पर थप्पड़ मारे। पुलिस की इस बदसलूकी को लेकर वहां मौजूद लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर बवाल काटा। बवाल बढ़ा तो मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे। हालांकि आला अधिकारी ने थप्पड़ मारने की बात सिरे से खारिज की, मगर पुलिस वालों का झूठ सीसीटीवी ने खोल दिया। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि पुलिसकर्मी स्कूटी सवार को रोकते हैं और उस पर थप्पड़ बरसाते हैं। सात करोड़ वोटों से जीतने के बाद जो बाइडेन पूरे जोश में दिखे। वो दौड़ते हुए मंच तक पहुंचे। इस दौरान उनके समर्थक पूरे जोश में दिखे। बाइडेन ने कहा कि ये नाचने गाने का दिन है। अमेरिका के इतिहास में बाइडेन को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। उन्होंने 7 करोड़ 40 लाख वोट हासिल किए। बाइडेन ने अपने पहले संबोधन में अपनी सोच और नीतियों की भी झलक दी। उन्होंने कहा कि रेड या ब्लू अमेरिका नहीं बल्कि संयुक्त अमेरिका बनाएंगे। बाइडेन ने यह भी कहा कि अमेरिका जाति धर्म से ऊपर है।
people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people. We've won with the most votes ever cast on a presidential ticket in the history of the nation. 74 million. What I must admit has surprised me. Tonight, we're seeing all over this nation, all cities and all parts of the country, indeed across the world, an outpouring of joy, of hope, renewed faith in tomorrow. Bring a better day. बाइडेन ने अप्रवासियों को लेकर भी बेहतर नीति का संकेत दिया। ट्रंप की नीतियों को लेकर अप्रवासी नाराज थे, लेकिन बाइडेन ने अपने पहले संबोधन में कमला हैरिस का जिक्र करते हुए कहा कि अप्रवासियों की पहली बेटी यहां तक पहुंची। उन्होंने हैरिस की जमकर तारीफ की। And I'm humbled by the trust and confidence you placed in me. I pledge to be a president who seeks not to divide but unify. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States. बाइडेन से पहले कमला हैरिस भी जीत पर खुशी जताते हुए मीडिया से मुखातिब हुई। उन्होंने भरोसे के लिए शुक्रिया अदा किया, साथ में खास तौर पर जॉर्जिया का आभार जताया, जिसने डेमोक्रेट की जीत में बड़ी भूमिका निभाई है। कमला ने कहा कि ये जीत पूरी दुनिया के लिए उम्मीद है। दुनिया संघर्ष से जूझ रही है। कमला हैरिस ने खास तौर पर महिला सुरक्षा का जिक्र किया और कहा कि महिलाओं ने सुरक्षा के लिए ही वोट दिया है। उन्होंने अपनी जीत को लोकतंत्र की जीत बताया। You chose Joe Biden as the next president of the United States of America. And Joe is a healer, a uniter, a tested and steady hand, a person whose own experience of loss gives him a sense of purpose that will help us as a nation reclaim our own sense of purpose, and a man with a big heart who loves with abandon. IPL 2020 का दूसरा क्वालिफायर दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आज खेला जाएगा। इस मैच के विजेता का सामना फाइनल में मुंबई इंडियंस से होगा। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए पिछले चारों मुकाबले करो या मरो के थे, लेकिन टीम ने सभी में जीत दर्ज की थी। शुरुआती मैचों में शानदार प्रदर्शन करने वाली दिल्ली कैपिटल्स बाद के मैचों में कमजोर पड़ती दिखी। उधर डेविड वार्नर के दम पर हैदराबाद की टीम ने शानदार वापसी की। हालांकि शुरुआत में हैदराबाद कोई कमाल नहीं कर पाई थी। शुरुआती 9 मैचों में 7 जीत दर्ज करने वाले दिल्ली कैपिटल्स को पिछले 6 मैचों में हार मिली। अब आइए टूर्नामेंट के 13वें सत्र में टीम को पहली बार फाइनल में ले जाना चाहेंगे, तो वार्नर 2016 की सफलता को एक बार फिर से दोहराकर दूसरी बार टीम को चैंपियन बनाना चाहेंगे। दिल्ली की टीम के लिए सबसे बड़ी चिंता उसके टॉप बल्लेबाजों की फॉर्म है। शिखर धवन पिछले कुछ मैचों में बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। युवा पृथ्वी शॉ ने 13 मैचों में 228 रन ही बनाए हैं। तेज गेंदबाजों के खिलाफ वो कमजोर साबित हो रहे हैं। अनुभवी अजिंक्य रहाणे 7 मैचों में 111 रन ही बना पाए हैं। गेंदबाजी में सनराइजर्स के पास संदीप शर्मा, होल्डर, शाहबाज नदीम, टी नटराजन और राशिद खान जैसे फॉर्म में चल रहे गेंदबाज हैं। संदीप ने पावर प्ले में और नटराजन ने डेथ ओवरों में शानदार प्रदर्शन किया है। राशिद बीच के ओवरों में काफी किफायती साबित हुए हैं। टीम की एकमात्र कमजोर कड़ी मध्यम क्रम की बल्लेबाजी है।